एक बार नज़र डाल लीजिए पाकिस्तान के ऊपर। जो बातें मैंने यहाँ कही हैं अपने देश के बारे में 2014 के बाद के हिंदुस्तान के बारे में, वो सारी बातें पूरी उतरती हैं पाकिस्तान के ऊपर भी। तो इससे पहले के देशद्रोही गए, ये देख लें कि पाकिस्तान ने जो रास्ता चुना वो उनको कहाँ ले गया। आज हमारा देश वही रास्ता चुन रहा है हर क्षेत्र में जो पाकिस्तान चुन चुका है। आज तो सुपरस्टार एक ही आदमी बचा है, बाबा हैं एक तरफ और दूसरी तरफ ये आदमी जो अपने को 10वें क्लास पास बताता है। 70 साल तक हिंदू फंडामेंटलिस्ट के हाथ सत्ता नहीं आई थी। इनके दिल में सबसे ज्यादा, आरएसएस के दिल में, हिंदू महासभा के दिल में ये दर्द था कि हमें मौका नहीं मिला इस देश को हिंदू पाकिस्तान बनाने का। हिंदू राष्ट्र का आइडिया वही आइडिया है। साथियों नमस्कार। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए साइंटिस्ट, लिरिसिस्ट, पोएट और गौहर रज़ा साहब मौजूद हैं। रज़ा साहब, जो आज का कार्यक्रम हुआ उसमें आपने जो भी बातें कही हैं, एक बड़ा तबका है जो उससे अलग विचार रखता है या फिर उसको ऐसे विचारों की तरह मानेगा कि आप देशद्रोही हैं या फिर एक धर्म के विरोधी हैं। क्या कहना चाहेंगे उनको कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के प्रो में हैं और कुछ लोग जो बना देना चाहते हैं इस देश को, इस अगली पीढ़ी को, कि वो बेवकूफ़ रह जाएं तो बेहतर है? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार नज़र डाल लीजिए पाकिस्तान के ऊपर। जो बातें मैंने यहाँ कही हैं अपने देश के बारे में 2014 के बाद के हिंदुस्तान के बारे में, वो सारी बातें पूरी उतरती हैं पाकिस्तान के ऊपर भी। तो इससे पहले के देशद्रोही गए, ये देख लें कि पाकिस्तान ने जो रास्ता चुना वो उनको कहाँ ले गया। आज हमारा देश वही रास्ता चुन रहा है हर क्षेत्र में जो पाकिस्तान चुन चुका है। तो अगर रास्ता वही है तो मंजिल भी वही होगी। और इसलिए मेरे जेनरेशन के लोग जो सोचते हैं, समझते हैं, सवाल उठाते हैं, वो ये जानते हैं कि ये रास्ता कितना ख़तरनाक है। वो ये जानते हैं कि अगली नस्लों के लिए कितना मुश्किल दिन आने जा रहा है अगर हम इस रास्ते पर चलते रहे। वो ये जानते हैं कि अगर इस रास्ते से हम फ़ौरन वापस नहीं लौटे तो आगे आने वाली नस्लों का क्या होने जा रहा है। हिंसा के ऊपर, नफ़रत के ऊपर कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता। रैशनैलिटी, साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर, ये चीज़ें हैं हमने तब अपनाई जब हमारे देश में लिटरेसी का लेवल 10% से भी कम था। ये चीज़ें हमने तब अपनाई जब हमारा देश पूरी तरह से बंटवारे के ज़ख्मों से लथपथ था, खून से लथपथ था। ये हमने तब अपनाई जब हमारे देश की जीडीपी 25% या 28% से गिर करके लगभग 4% रह गई थी। अंग्रेज़ी साम्राज्य ने इस देश को निचोड़ लिया था। तब हमने प्रण लिए थे कि हम साइंस का, साइंटिफिक रैशनैलिटी का, रीज़न का रास्ता अपनाएंगे। तब जब हम उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, जब हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जब हम साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बनाने के ऊपर सवाल उठ रहे थे, ख़ास तौर से इसरो, जिसको आज हम चौड़े होके कहते हैं कि इसरो हमारा ऐसा संस्थान है जिसने देश की गरिमा बढ़ाई है, उसके ऊपर उस वक्त कितने सवाल उठे थे। उस वक्त कहा गया था कि क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग जो साइंटिस्ट हैं, वो क्यों चाहते हैं यहाँ पैसे खर्च करना जबकि देश की जनता भूखी मर रही है, इससे तो कुछ नहीं मिलना है। हमने तब ये प्रण लिया था। आज हम उस सब को वापस कर रहे हैं। हम विश्व गुरु थे जब हम नैम के लीडर थे। हम विश्व गुरु थे जब हम कह रहे थे कि हमारा देश भी साइंस और टेक्नोलॉजी पैदा करने की क्षमता रखता है। आज उसको रिवर्स किया जा रहा है सारा कुछ। मैं बार बार कहता हूँ और इस बात को लिखा भी है अपनी किताब में मैंने, कि कोई भी समाज दुनिया का अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी को अगर सबसे खूबसूरत तोहफा दे सकता है तो वो अमन, चैन और शांति। सर, लेकिन एक समय हुआ करता था जब साइंटिस्ट लोग समाज के सुपरस्टार हुआ करते थे, बड़े बड़े बिजनेसेस रन करते थे और समाज में इज्जत हुआ करती थी। तो सुपरस्टार एक ही आदमी बचा है। ऐसा लगता है कि बाकी कोई है ही नहीं इस समाज के अंदर। बाबा हैं एक तरफ और दूसरी तरफ ये आदमी जो अपने को 10वें क्लास पास बताता है। तो इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। साइंटिस्ट बचे कहाँ हैं इस देश में?
कोई सुपरस्टार नहीं है, कोई लेखक सुपरस्टार नहीं है, कोई अब तो फिल्मी हीरो भी नहीं बचा जो सुपरस्टार जिसे हम कह सकें। जो फिल्मी हीरो माने जाते थे, जिनकी लाखों की करोड़ों की फॉलोइंग है, उनके ऊपर भी रोज़ उंगलियां उठाई जा रही हैं, नफ़रत से देखा जा रहा है उनको, नफ़रत फैलाई जा रही है उनके खिलाफ। तो जब आपका देश एक आदमी के अंदर सिमट आता है, तब फिर देश में कोई हीरो बचता नहीं है, और तब फिर किसी भी और चीज़ में देश तरक्की भी नहीं कर सकता। मैं हिंदुस्तान से बाहर बहुत जगह गया हुआ हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ उन जगहों के ऊपर, जिन जगहों के ऊपर राजाओं का अभी भी कब्ज़ा है या फैशिस्ट का कब्ज़ा है, वहाँ हर चौराहे पर, हर ऑफिस के अंदर, हर रेस्टोरेंट में, हर दुकान पे फ़ोटो देखी थी उन लोगों की। किसी भी डेमोक्रेटिक सभ्य कंट्री के अंदर ऐसा हुआ ही नहीं था, मेरी ज़िंदगी में कम से कम, कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अपनी फ़ोटो हर जगह चिपकाता फिरे। 2014 के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमारा देश किस रास्ते पे जा रहा है? एक व्यक्ति बात, एक व्यक्ति। थक गए हैं देख के लेकिन सर देशवासी। जो आपने शुरुआत में बात कही कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो पाकिस्तान का रास्ता है, एक टर्म कॉइन किया जाता है हिंदू पाकिस्तान, हम अपने देश को बनाना चाह रहे हैं। आप कितने सहमत हैं कि क्या हिंदू पाकिस्तान जैसा कुछ एग्जिस्ट कर सकता है इस दुनिया में? बात यह है कि दोनों तरफ फंडामेंटलिस्ट मौजूद थे आज़ादी के संग्राम के दौरान भी। एक तरफ हिंदू महासभा, आरएसएस जैसी और ऑर्गेनाइजेशंस देश के अंदर मौजूद थीं, जिन्होंने मुसलमान फंडामेंटलिस्ट से पहले ही ये आइडिया दे दिया था कि हम साथ साथ नहीं रह सकते। ये हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है कि मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ने ये आइडिया पहले दिया। बहरहाल जाहिर है कि उसका इस्तेमाल तो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ने बड़ी खूबसूरती के साथ किया, देश को डिवाइड कर दिया, ज़ख्मी कर दिया, 2.5 करोड़ से ऊपर आबादी को इधर से उधर और 10 लाख से ऊपर लोगों को मरवा दिया। बात यह है कि मुसलमान फंडामेंटलिस्ट को एक कोना मिल गया, जैसे उन्होंने पाकिस्तान कहा, और वहाँ दमन की चक्की पूरी तरह से चला दी। 70 साल तक हिंदू फंडामेंटलिस्ट के हाथ सत्ता नहीं आई थी। इनके दिल में सबसे ज़्यादा, आरएसएस के दिल में, हिंदू महासभा के दिल में ये दर्द था कि हमें मौका नहीं मिला इस देश को हिंदू पाकिस्तान बनाने का। हिंदू राष्ट्र का आइडिया वही आइडिया है। ये लगातार आपको दिखाई देगा कि मनुस्मृति की जब बात करते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो एक्सेप्ट नहीं करते उन चीज़ों को। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि वही रास्ता अगर चुनेंगे तो मंजिल वही होगी। देखिए, पहले पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ देश तैयार किया गया, उसके बाद वो काफ़ी नहीं पड़े। जब नफ़रत का जिन बाहर आता है तो वो बोतल में वापस नहीं जाता। हिंदुओं के खिलाफ आज पाकिस्तान में कोई सरकार नारे लगा करके जीत नहीं सकती। तो उन्हें जीतने के लिए अब कौन चाहिए था? कादियानी चाहिए थे, फिर उन्हें महाजिर चाहिए थे, फिर उन्हें शिया चाहिए थे, फिर उनको बरेलवी चाहिए थे। इन सब के खिलाफ नफ़रत के जुलूस निकाले गए। हमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस देश के अंदर, जिसको कहते हैं गुजरात, जिस जगह को कहते हैं, वो आरएसएस की कार्यशाला कही जाती थी, आजकल थोड़ा कम हो गया है, उन्होंने क्लेम करना बंद कर दिया है। लेकिन वहाँ उस कार्यशाला में क्या हो रहा है? पहले मुसलमानों के इलाके थे, अभी मैं होकर के आया हूँ, वहाँ अब एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों के साथ किसी भी बस्ती में रहने को तैयार नहीं है। आज ये हाल पहुँच गया है कि पहले मुसलमानों को नहीं मिलता था घर, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, और इसको उन्होंने लीगलाइज कर दिया था कि बिना डीएम की परमिशन के कोई मुसलमान हिंदू इलाके में न ले सकता है, न हिंदू उसको बेच सकता है प्रॉपर्टी। ये गुजरात का सिनेरियो था। आज ये चीज़ हर एक कास्ट तक पहुंच चुकी है। एक कास्ट के लोग दूसरी कास्ट के लोग को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। रास्ता वो है, मंजिल भी वही होगी। सर, आखिरी सवाल इस चर्चा में लेना चाहूँगा आपसे कि आप लोगों ने जो बात बताई मेरे जैसे कई और लोगों को डराती है, जिनके अभी छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। एज अ फादर, हम एज अ फैमिली, हम अपने बच्चों को किस तरीके से बचा सकते हैं उस डायरेक्शन में जाने से? क्योंकि रास्ता तो सेट कर दिया गया है, कारपेट बिछा दिया गया है, हर बच्चे को उसी तरफ जाना है, उन्हीं स्कूलों में पढ़ना है। कैसे बचाएं?
बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि पहला स्कूल किसी भी बच्चे का घर होता है, राइट। और घर का असर स्कूल से कहीं ज़्यादा होता है। हमको बच्चों को सेक्युलर एजुकेशन घर में लगातार देनी होगी। अगर हम वो नहीं दे पाए तो फिर स्कूल तो जहर का प्याला बन के रह जाएंगे, अगर एनसीईआरटी के जो सिलेबस हैं खाली उनके ऊपर हम निर्भर रहे तो। हमें लगातार ऐसे गोष्ठियाँ करते रहनी चाहिए जैसी आज हुई है। हमें लगातार जाने की ज़रूरत है उन नौजवानों के बीच में जो कल को पढ़ाने जा रहे हैं। उन लोगों की ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है जो इस देश की भविष्य को लेकर चिंता में पड़े हुए हैं, ताकि उनको कम से कम आर्गुमेंट के हथियार हम दे सकें। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। एज अ पेरेंट हमें हर ऐसे एफर्ट को सपोर्ट करना होगा जो कहीं ना कहीं इस मुल्क को सेक्युलर रास्ते पर ले जाना चाहता है। बहुत शुक्रिया सर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।